नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का वसंत एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आज का हमारा टॉपिक है मानव रोग। और मानव रोग के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक डिसीज यानी कि आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों पर हम कहीं ना कहीं पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। ठीक, तो आपको जो 2 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं, ये मानव रोग का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, जो 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से उन रोगों को पढ़ लें, जिससे आपको इसका बेसिक जो है पता चल जाएगा। ठीक, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो आनुवंशिक रोग से संबंधित है। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के पहले यदि कोई चैनल पे नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर टिक जरूर करें, जिससे उसको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन मिलने से जो भी नए नए लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उससे पढ़कर वो अपनी समस्या का समाधान कर पाएगा। ठीक, और वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी करना। ठीक, चलिए हमारा जो लेक्चर है आज का वो क्या है, आनुवंशिक रोग यानी कि जेनेटिकल डिसीज। ठीक, तो पहले चर्चा करते हैं जेनेटिकल डिसीज होता क्या है। आनुवंशिक रोग एक ऐसे रोग होते हैं जो कि जन्म के साथ ही किसी बच्चे के अंदर मौजूद होते हैं और यह रोग कहीं ना कहीं मानव शरीर के जो आनुवंशिक पदार्थ हैं जैसे कि डीएनए, जीन और गुणसूत्र आदि को प्रभावित करता है। ये जो प्रभाव है वो संख्यात्मक रूप से भी हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में गुणसूत्र की जो संख्या है वो नॉर्मली 46 होती है यानी कि 23 जोड़ी। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में 46 की अपेक्षा 47 हो जाते हैं तो वो आनुवंशिक रोग में रखा जाता है। यदि 46 की जगह 45 भी हो जाते हैं तो भी वो जेनेटिकल डिसीज कहलाता है। ठीक, अगर 46 हैं और किसी भी एक गुणसूत्र की संरचना परिवर्तित होगी तो भी वो जेनेटिकल डिसीज है, जैसे कि क्राइटू-चैट या क्राइटू-कैट के नाम से जो रोग है आगे हम पढ़ेंगे, वो भी जेनेटिकल डिसीज है। और वो क्यों है, क्योंकि 5वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसकी एक भुजा, 5वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र होंगे, 2 में से एक गुणसूत्र जो होता है उसकी आधी भुजा जो है वो बहुत छोटी हो जाती है यानी कि वो प्रभावित होती है। तो गुणसूत्र तो 46 ही रहेंगे लेकिन एक जो भुजा है वो छोटी हो जाती है, जिससे बच्चा जब रोता है तो बिल्ली जैसे रोने की आवाज निकलती है। ये उस रोग का लक्षण है। ठीक, तो किसी भी गुणसूत्र में आने वाला परिवर्तन या किसी भी डीएनए या जीन में आने वाला परिवर्तन, जीन की संरचना, संख्या आदि किसी भी प्रकार के परिवर्तन हम देखते हैं तो वो रोग कहलाते हैं आनुवंशिक रोग यानी कि जेनेटिकल डिसीज। इन आनुवंशिक रोगों को 2 बड़े स्तर पे डिवाइड किया गया है। एक है आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो कि मेंडल द्वारा बताए गए आनुवंशिकता के नियमों की वंशानुगति के आधार पर कार्य करते हैं, इसलिए उनको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा गया है। और एक है आपके गुणसूत्री विकार यानी कि जो गुणसूत्र के अंदर संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होंगे। ठीक, बाकी का वह रोग जो किसी जीन, डीएनए और गुणसूत्र की संरचना, संख्या आदि में परिवर्तन करते हैं या उसके कारण कोई उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है तो वो कहलाता है आपका आनुवंशिक रोग। ठीक, ये डेफिनेशन यदि आप मुख्य परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो एज इट इज डेफिनेशन को लिख देना आप, यदि आनुवंशिक रोग पूछा जाए, और बगल में या नीचे ये डायग्राम बना देना कि यह रोग 2 प्रकार के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और कौन से, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक, तो आपको 3 में से 3 नंबर निश्चित मिलेंगे। ठीक, बस इतना आप लिख देना। कैसे भी लिखने के लिए थोड़ा इतना सेंटेंस बनाने की आवश्यकता नहीं, छोटा। वह रोग जो किसी हटा दो, वह रोग जो जीन, डीएनए, गुणसूत्र आदि संरचना, संख्या आदि में परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, जेनेटिकल यानी आनुवंशिक रोग कहलाते बहुत है। ठीक, जैसे नाम लिख दो और वर्गीकरण कर दो। ठीक, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो मुख्य रूप से मेंडेलियन डिसऑर्डर पर आधारित होगा। हम इस लेक्चर के अंदर दोनों को भी कवर कर सकते थे, लेकिन दोनों को कवर करते लेक्चर बढ़ जाता, फिर एक हद तक एक निश्चित समय के बाद बायोलॉजी के अंतर्गत वेरिएशन आने लगते हैं, मूड चेंज हो जाता है, यार अब नहीं पढ़ रहा, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, और वैसे भी अगर हम ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो ऑफलाइन पढ़ते पढ़ते हम इसको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी खींच सकते, लेकिन ऑनलाइन एक कंसिस्टेंसी के साथ एक ही टॉपिक को 3 घंटे पढ़ना थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा प्रयास है कि आप बोर हो उसके पहले आपको चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो केवल और केवल मेंडेलियन डिसऑर्डर इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किए जाएंगे और वो कौन कौन से हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम ये जान लें कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है क्या। वह रोग
जो एक जीन के रूपांतरण, यानी कि इस चीज में थोड़ा ध्यान रखना, ये केवल जीन के रूपांतरण या उस जीन में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे गुणसूत्र की संरचना और संख्या में परिवर्तन के कारण रोग उत्पन्न नहीं हो रहा, और वो अगर इस प्रकार का रोग रहेगा वो गुणसूत्रीय विकार कहलाएगा। अगर जीन में हो रहा है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है या जीन डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इतना याद रखना कि अगर किसी जीन में रूपांतरण या जीन में उत्परिवर्तन के कारण कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, इस रोग की वंशागति जो होती है वो मेंडल के नियमों के आधार पर ही होती है, यानी कि मेंडल द्वारा बताए गए जो नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसी नियम के आधार पर इसकी वंशानुगति होती है, यानी कि इनहेरिटेंस जो हो रहा है वो इसी आधार पर हो रहा है, इसलिए इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर नाम दिया। इसके अंतर्गत जो रोग शामिल है वो है हीमोफीलिया, ठीक है, वर्णांधता। ये दोनों रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी का एक आध दो और एक्स्ट्रा देख लेंगे, जिससे अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे बन जाए। सिकल सेल एनीमिया, फिर अगला है थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोनूरिया। ये थोड़ा गलत लिख गया है, कीटोनूरिया है, कीटोनूरिया। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, हा की जगह टा आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ये आपके कुल 5 रोग जो हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है, और दूसरा है वर्णांधता। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया मतलब हीमोफीलिया। ये दो रोग हैं जो आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं और परीक्षा में लगातार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इन पर चर्चा करते हैं। तो ऐसे रोग, कैसे रोग? ऐसे रोग जो किसी भी व्यक्ति के लिंग गुणसूत्र X, Y, X और X, ये मेल है और ये फीमेल है। ऐसा रोग जो किसी भी व्यक्ति के लिंग गुणसूत्र का एक विशिष्ट जीन प्रभावित होने से उत्पन्न होता है, और इस रोग के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो चोट लग जाने के बाद क्या होता है, उस व्यक्ति का ब्लड क्लोटिंग जो है, रक्त का जो थक्का है, वो आमतौर पे 1 से 2 मिनट के अंदर जम जा रहा है नॉर्मल व्यक्ति के अंतर्गत, और वो यहाँ पे 20 से 30 मिनट का समय लग जाता है। 25 से 30 भी मान सकते हैं, 20 से 25 भी मान सकते हैं, 25 से 30 या 20 से 30 मिनट नॉर्मली। तब तक ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, और ब्लड लॉस होते 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 अक्सर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो यदि कभी किसी व्यक्ति के अंदर वंशानुगत ऐसा रोग पूछा जाए जिसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रही है, तो आप क्या बताएंगे? वो रोग हीमोफीलिया होगा। ठीक, अब इस रोग में थोड़ा और देख लें कि यदि मेल को ये रोग होगा, ठीक है, पुरुष को ये रोग होगा, तो पुरुष को ये रोग तब होगा जब पुरुष के ये जो गुणसूत्र हैं X और Y, उसमें से कोई एक गुणसूत्र प्रभावित होगा तो ये रोग हो जाएगा, है ना। ये X गुणसूत्र है, अगर ये प्रभावित है, अगर उसका वो जीन X गुणसूत्र के अंदर DNA होगा, DNA के अंदर जीन होगा, तो इस X गुणसूत्र का जीन यदि प्रभावित है हीमोफीलिया रोग से, तो इस व्यक्ति के अंदर ये रोग होगा, ये निश्चित है। ठीक है, लेकिन अगर ये महिला के संदर्भ में देखेंगे तो महिला को ये रोग तभी होगा जब उसके दोनों X गुणसूत्र प्रभावित होंगे। ठीक है, यदि कोई एक गुणसूत्र प्रभावित है, जैसे कि ये हमने अलग से गोला लगा दिया और ये बताने के लिए कि उसका इस गुणसूत्र का वो जीन प्रभावित है जिससे हीमोफीलिया हो सकता है, तो ये महिला इस रोग से प्रभावित नहीं है। क्यों प्रभावित नहीं है? देखो, X इधर एक प्रभावित है तो ये रोग हो गया, यहाँ महिला में एक X प्रभावित है तो हम बोल रहे हैं ये रोग है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि महिलाओं को ये रोग तभी होगा जब उसके दोनों गुणसूत्र प्रभावित होंगे, है ना। दोनों गुणसूत्र का जो जीन है अगर वो प्रभावित है तो महिला को ये रोग होगा। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि एक ही गुणसूत्र प्रभावित है दूसरा नहीं है, एक ही गुणसूत्र प्रभावित है दूसरा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस महिला को रोग तो नहीं होगा, लेकिन ये महिला इस रोग की वाहक जरूर कहलाएगी, यानी कि कैरियर कहलाएगी। और अगर ये दोनों गुणसूत्र प्रभावित होते हैं तो ये महिला इस रोग से क्या कहलाएगी? ग्रसित कहलाएगी, यानी कि तब ये महिला को ये रोग होगा। तो महिला कब ये ग्रसित हो रही है? क्योंकि इसके दोनों गुणसूत्र क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, और ये महिला इस रोग से कब ग्रसित नहीं हो रही है? तो ऐसी स्थिति में ग्रसित नहीं हो रही है
क्योंकि उसका एक ही गुणसूत्र प्रभावित है, तब वो महिला वाहक कहलाएगी। ठीक है। और हीमोफीलिया और वर्णांतता में सेम कंसेप्ट लगता है। कैसे? यदि अगर हम वर्णांतता को भी समझ लें तो वर्णांतता के अंतर्गत भी सेम एज इट इज बात होगी कि वर्णांतता रोग पुरुष को तब होगा जब पुरुष का कोई एक गुणसूत्र यानी कि एक्स गुणसूत्र प्रभावित होगा। लिंग गुणसूत्र में केवल एक एक्स है, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर पुरुष का लिंग गुणसूत्र जो है वो एक्स गुणसूत्र यदि प्रभावित होगा वर्णांतता वाले जीन से, तो महिला पुरुष को वो रोग होगा, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस होगा। और महिला को वो तभी होगा जब उसके दोनों एक्स प्रभावित हों। ठीक है, तभी वो महिला इस रोग से पीड़ित होगी। लेकिन अगर वो एक ही एक्स प्रभावित है उसका, ठीक है, दोनों एक्स प्रभावित नहीं, केवल एक एक्स प्रभावित है, तो महिला उस रोग से ग्रसित नहीं होगी, लेकिन कैरियर जरूर होगी, यानी कि आगे आने वाली जनरेशन में वो रोग को उत्पन्न कर सकती है, लेकिन उसको वो रोग नहीं है ना। तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, हीमोफीलिया को हम H से डिनोट कर देते हैं, कलर ब्लाइंडनेस को हम C से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और ये समझते हैं कि ये X है और ये Y है। ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं X और X। ठीक है, अब इसको थोड़ा अलग स्तर पे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये पुरुष है, ठीक है, इस पुरुष को हीमोफीलिया कब होगा? हीमोफीलिया तब हो जाएगा जब उसका एक एक्स प्रभावित है। कलर ब्लाइंडनेस कब होगा? जब उसका एक प्रभावित है। तो ऐसी स्थिति में ये पुरुष ग्रसित है, ये पुरुष रोगी है। किससे? अब यहाँ पे ऐसा दोनों को एक साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ पूछे जाएंगे, अलग अलग पूछे जाएंगे। ठीक, अलग अलग अगर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमको करना पड़ेगा। ठीक है, इसको छोटा बनाते हैं। अच्छा, ऊपर जा सकता है, चलो अच्छी बात है। छोटा भी हो सकता है क्या? छोटा भी हो जाएगा, ये और अच्छी बात है। ये लो, हाँ, तो ये x है। अब पुरुष का एक और x बनाते हैं इधर, x और y। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बनाया अपन ने C। तो ये वाला जो पुरुष होगा हीमोफीलिया से ग्रसित है और ये वाला जो पुरुष होगा कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है, क्योंकि एक ही एक्स पाया जा रहा है लिंग गुणसूत्र के अंदर और वही उस रोग से क्या है? प्रभावित है, वो जीन उसके अंदर पाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये पुरुष जो है, ये वाला पुरुष जो है 1 नंबर, इसको 1 नंबर दे देते हैं और इसको 2 नंबर दे देते हैं। तो ये 1 नंबर वाला जो पुरुष है वो हीमोफीलिया से प्रभावित है, जो 2 नंबर वाला पुरुष है वो कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित है। यदि हम फीमेल की बात करेंगे तो ये फीमेल को रोग कब होगा? अगर एक H पाया जा रहा है, इसका मतलब ये महिला रोगी नहीं है, ये महिला वाहक है। लेकिन अगर इसके दोनों पाए जा रहे हैं तब ये महिला क्या हो गई? ये रोग से ग्रसित हो गई। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर की महिला अब ये प्रभावित है, यानी कि अब ये रोगी है, अब इसको रोग हुआ है। लेकिन तीसरे नंबर की महिला जो एक H को प्रभावित लेके घूम रही है, तो ये कैसी है? वाहक है। ठीक है, ये वाहक है और दोनों हैं तब प्रभावित है। अगर इसी प्रकार से कलर ब्लाइंडनेस देखेंगे तो कलर ब्लाइंडनेस भी सेम चलेगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में आपको किस तरीके से बताना है कि अगर उसका एक जीन प्रभावित है, ठीक है, तो ये महिला वाहक है। अगर उसके दोनों जीन प्रभावित हैं तो फिर ये महिला प्रभावित है। तो ये 4 नंबर दे देते, 4 नंबर की महिला। अब ये जो महिला दिखाई दे रही है वो प्रभावित दिखाई दे रही है। ठीक है, प्रभावित क्यों दिखाई दे रही? क्योंकि उसके दोनों जीन इस रोग से पीड़ित हैं। ठीक है, और उसके बाद चौथे नंबर की महिला को अगर इस तरीके से आप देख रहे हो कि उसका एक जीन प्रभावित है और दूसरा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये महिला होगी वाहक। कैसी होगी? ये महिला वाहक होगी। ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके से आप समझने का प्रयास करना, ये मैंने अलग अलग बना दिया है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो दोनों एक जैसी वंशानुगति रखते हैं, इसलिए हम इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत रखे हैं। हीमोफीलिया से पुरुष तब प्रभावित होता है जब उसका एक एक्स क्रोमोसोम प्रभावित हो जाए, चूंकि एक है तो एक में ही रोगी है। ऐसे ही कलर ब्लाइंडनेस में है, तो ऐसी स्थिति में पुरुष के अंदर वाहक वाली कंडीशन नहीं है, पुरुष के अंदर ग्रसित वाली कंडीशन ही है। अगर उसके जीन प्रभावित हैं तो वो रोगी है, अगर नहीं है तो रोगी नहीं है। बीच का कंसेप्ट प्रभावी अप्रभावी के अलावा वाहक वाला नहीं है, वाहक वाला यहाँ है। अगर उसके दोनों प्रभावी हैं हीमोफीलिया से तो वो प्रभावित है, यानी कि वो पीड़ित है, यानी कि वो रोगी है। और अगर इस तरीके से कलर ब्लाइंडनेस के दिख जा रहे हैं तब भी वो प्रभावित है, यानी कि पीड़ित है या रोगी है।
ठीक है। अगर दोनों में से केवल एक दिखाई देता है तो वो वाहक है, ठीक है। दोनों में से एक दिखाई दे रहा है तो वाहक यानी कैरियर है। कैरियर का मतलब अगली जनरेशन में रोग पैदा करेगी, इस जनरेशन में उसको खुद को रोग नहीं है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में थोड़ा और इसके बीच में देखते हैं थोड़ा प्रश्न जो बन रहे हैं, जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस अगर कोई व्यक्ति है तो उसको लाल और हरे रंग में अंतर नहीं दिखेगा। जैसे ये कौन सा रंग है, दिखाई दे रहा होगा आपको? अगर दिखाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो कि भैया ये वाला रंग है, ठीक है। तो ये कौन सा रंग है और ये कौन सा रंग है? अगर आपको ये रंग दिखाई दे रहा है तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट कर दें, ठीक है। ये कौन सा रंग है और ये कौन सा रंग है? ये है आपका लाल रंग और ये है आपका हरा रंग। तो जिस व्यक्ति को लाल और हरे रंग के अंतर करना आता है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कलर ब्लाइंड नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इसको लाल नहीं समझ पा रहा है और उसको हरा नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति कलर ब्लाइंड है ना। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे हीमोफीलिया के केस में, तो हीमोफीलिया के केस में ये नहीं है। हीमोफीलिया के केस में क्या है कि जैसे एक व्यक्ति का ये हाथ है, इस व्यक्ति को चोट लगी, चोट लगने से इस व्यक्ति के शरीर से ये ब्लड निकला बाहर और ये ब्लड जो है वो 1 से 2 मिनट के अंदर, कितनी देर के अंदर? 1 से 2 मिनट के अंदर ये ब्लड क्या हो जाता है? जाम हो जाता है, ब्लड का बहना जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन है, अगर किसी व्यक्ति को ये चोट लग गई है इस तरीके से और वो कलर ब्लाइंड है तो ऐसी स्थिति में वो हीमोफीलिया से ग्रसित है तो ये ब्लड लगातार निकलता रहेगा। ब्लड के लगातार निकलने से ये रक्त का जो थक्का है वो 1 से 2 मिनट में नहीं जमेगा और ऐसी स्थिति में ब्लड लॉस ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो हीमोफीलिया ये कह रहा है अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो गया है तो उसका रक्त का थक्का 1 से 2 मिनट में नॉर्मली जो जम रहा है वो नहीं जमेगा, उसमें टाइम लगेगा, तब तक ब्लड लॉस होने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और कलर ब्लाइंडनेस ये कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो वो क्या है कि लाल और हरे रंग के बीच अंतर नहीं कर पाता, ठीक है। और इनकी वंशानुगति दोनों की एक जैसी हो रही है। यदि किसी पुरुष को यदि किसी पुरुष को ये रोग होता है हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस, पुरुष को अगर हो रहा है तो पुरुष को ये रोग तभी होगा जब उसका एक गुणसूत्र जो है X वाला उससे प्रभावित हो। तो यहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं? ऐसा गोल लगा देते हैं, ठीक है। तो इस पुरुष को हीमोफीलिया है, इस पुरुष को कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। और अगर महिला की बात करेंगे तो महिला में आपको 2 स्तर समझने हैं, X और X, X और X, ठीक है। इसमें केवल एक ही X प्रभावित है तो ये महिला वाहक है और अगर इसके अंदर दोनों प्रभावित हैं तो ये महिला इस रोग से ग्रसित है यानी कि पीड़ित है, ठीक है। यहाँ पे ये एक में ही पीड़ित है यानी कि ये रोग से ग्रसित है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वही हिसाब किताब रहेगा महिला का, ठीक है। अगर एक प्रभावित है तो ये वाहक हो जाएगी, अगर इसके दोनों प्रभावी होंगे यानी दोनों इफेक्टेड होंगे तो ये रोगी होगी, ठीक है। महिला कब रोगी होती है? जब उसके दोनों गुणसूत्र प्रभावी हो, इफेक्टेड हो, रोगी हो, ठीक है। और पुरुष एक में ही रोगी हो रहा है क्योंकि पुरुष के पास एक ही X है। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो ऐसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये मेल है और ये फीमेल है, X Y X X, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों का उदाहरण एक साथ लेके चल रहे हैं, ध्यान से समझना। यदि पुरुष इस रोग से पीड़ित है तो पुरुष इस रोग से पीड़ित है और महिला स्वस्थ है, अभी वाहक नहीं है, महिला स्वस्थ है, तो इनसे उत्पन्न होने वाले बच्चे में क्या स्थिति उत्पन्न होगी? तो अगर इसी स्थिति को हम समझें तो ये X और X आ गया और ये जो है वो ट्रांसफर होगा इधर, तो आपने ये लिख दिया, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्रॉस, अगर ये इसके साथ क्रॉस करेगा तब इस तरह से, तब भी ये स्थिति बनेगी, ठीक है। और इसके बाद अगर अगला इससे क्रॉस कर जाएगी ये वाली, तो ये x और अच्छा ये x और y बनेगा, ठीक है। और ये इसके साथ क्रॉस करेगी u करके, तो x और y, ठीक है। अब यहां पे समझने का प्रयास करो क्या स्थिति बनी है। ये जो बच्चा जन्म ले रहा है ये लड़की है, लड़की है और कैसी है, वाहक है। वाहक क्यों है, क्योंकि केवल एक इफेक्टेड है, ये भी लड़की है और वाहक है। ये पुरुष है, ठीक है, और स्वस्थ है, क्योंकि ये इसका एक भी एक्स प्रभावित नहीं, ये भी पुरुष है और स्वस्थ है। तो अब यहां से निष्कर्ष क्या निकला है, यदि, ठीक है, प्रश्न को ध्यान से सुनना, यदि कोई पुरुष हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है ना, और महिला स्वस्थ है, तो उत्पन्न होने वाली संतानों में से कोई भी बच्चा, यानी कि वो बच्चा लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी हो, कोई भी बच्चा उस रोग से पीड़ित नहीं होगा। यदि बच्चा जन्म ले रहा है और वो लड़की है तो वाहक जरूर होगी, पुरुष स्वस्थ होगा, ये बात निश्चित है, ठीक है। अगर ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कोई पुरुष कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड यानी कि वर्णांधता रोग से ग्रसित है और महिला स्वस्थ है, तो बताइए अगली जनरेशन में क्या निष्कर्ष निकलेंगे। तो अगली जनरेशन में निष्कर्ष निकलेंगे दो। नंबर एक, महिला यानी कि लड़की इस रोग से वाहक पैदा होंगी और पुरुष इस रोग से स्वस्थ पैदा होंगे, उनको ये रोग नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और जो है वो इस तरीके से पूछी जा सकती है कि यदि पुरुष इस रोग से स्वस्थ है, पुरुष को ना तो हीमोफीलिया ना कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन महिला जो है वो वाहक है, महिला कैसी है, वाहक है, तो यदि महिला वाहक होगी तो ऐसी स्थिति में अगली जनरेशन में अब क्या रिजल्ट आएंगे उस पर विचार करो। आप उस पर अगर विचार करेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। जैसे ये इसके साथ क्रॉस कर रहा है तो ऐसी स्थिति में पहले इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आएगा x और एक x, और इस x में से एक x प्रभावित आ रहा है तो उस प्रभावित को प्रभावी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद अगले पे जाएंगे तो ये x इस x के साथ क्रॉस कर रहा है तो ये x और x आ रहा है, इनमें से एक भी प्रभावी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये y इसके साथ कर रहा है तो x और y, लेकिन यहाँ पे ये x प्रभावी आ रहा है तो इस x को अपन प्रभावी लिखते हैं, लो भाई, ठीक है। फिर उसके बाद अगली जनरेशन में क्या हो रहा है, ये x और y इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, x और y, और इन दोनों में से कोई प्रभावी नहीं है। तो अब क्या निष्कर्ष निकल रहा है, अब निष्कर्ष ये निकल रहा है, यदि प्रश्न पूछा जाए यदि पुरुष इस रोग से पीड़ित नहीं है, स्वस्थ, अब रोग कौन सा हो सकता है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, दोनों, ठीक है। यदि पुरुष हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस रोग से ग्रसित नहीं है और महिला वाहक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जन्म लेने वाली एक लड़की जो होगी वो वाहक हो सकती है और एक लड़की स्वस्थ होगी, ठीक है। यानी कि 50% लड़कियां जो होंगी, दो लड़कियां ना, तो दोनों में से 50% लड़की वाहक, 50% लड़की, या 50-50% का रेशियो रहेगा। रोगी तो दोनों में से एक भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक वाहक है, एक पूर्णतः स्वस्थ है। और अगर यहां देखेंगे तो यहाँ पे एक पुरुष जो आ रहा है वो पीड़ित आ रहा है, यानी कि रोगी आ रहा है, और एक पुरुष आ रहा है स्वस्थ। तो इस तरह से कहीं ना कहीं निष्कर्ष परीक्षा में पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया है या कलर ब्लाइंडनेस है और वो स्वस्थ व्यक्ति के साथ क्रॉस करता है या उनके दंपति जोड़े में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो उसके अंदर किस प्रकार का निष्कर्ष दिखाई देगा। और ये जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो कैसे कितने कितने प्रकार के पूछे जा सकते हैं, उन पे मैं आपको होमवर्क देता हूँ। x y x x, ठीक है, ये दोनों स्वस्थ हैं, नंबर एक। नंबर दो, x y x x, ये रोगी है, ये क्या है, रोगी है, और ये स्वस्थ है, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरे नंबर का x y x x, अब क्या बनेगा निष्कर्ष, देखो ये रोगी है, ये वाहक है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। चौथे नंबर पे x y,
ये रोगी है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स और एक्स। अब क्या निष्कर्ष निकालना है आपको, ये रोगी है और ये भी रोगी है, ये सभी पूछ सकता है। 5वें नंबर पे एक्स वाई एक्स एक्स, ठीक है। अब ये स्वस्थ है और ये वाहक है, ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये होमवर्क है, आपको घर पे ही करने हैं, वैसे भी घर पे बैठ के पढ़ रहे हो ना तो कर ही सकते हो, ठीक है। 6वें नंबर पे क्या स्थिति बन रही है, एक्स और वाई एक्स और एक्स, ठीक है। ये क्या स्थिति बन रही है आपकी, ये पीड़ित है पूरी तरीके से और ये स्वस्थ है, ठीक है। 7वें नंबर की स्थिति क्या बन रही है, एक्स वाई एक्स और एक्स, सारी कंप्लीट हो गई, एक आध बच गई है। दो, ये पूर्णतः स्वस्थ है और ये पूर्णतः रोगी है, इसमें ये एक वाहक है और ये रोगी है। लगभग यही कंडीशन बनेंगी आपकी 6, ठीक है। परीक्षा में जो पूछी जाएंगी ये 6 कंडीशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 6वें में से ये वाली कंडीशन तो हटा ही दो आप, टोटल 5 ही कंडीशन बची हैं आपकी। 5 क्यों बची, इसको भी अपन यहाँ लिख देते हैं, एक्स वाई एक्स एक्स, ठीक है। उससे क्या रहेगा, एक साइड आ जाएंगे, ये ऐसा और ये ऐसा, चलो ठीक है। ये लो आपके ये एग्जाम, इसको आपको घर पे होमवर्क के तौर पर तैयार कर लेना है और निष्कर्ष निकाल लेने, ऐसी स्थिति में क्या निष्कर्ष निकलेगा, ऐसी स्थिति में क्या निष्कर्ष, ऐसी में, और इन सब चीजों में जो निष्कर्ष निकलेगा परीक्षा में वही पूछा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति हीमोफीलिया है तो हीमोफीलिया के ये 5, कलर ब्लाइंड है तो कलर ब्लाइंड के 5, ठीक है। तो आपको ये 10 अलग अलग, और 10 बनाने की जरूरत नहीं, 5 बना लो, 5 में काम चल जाए, इसीलिए मैंने गोला बनाया है। हीमोफीलिया रहेगा तो आप उधर H लिख सकते हो, कलर ब्लाइंड रहेगा तो उधर C, इसलिए गोला बना दिया जो दोनों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, हीमोफीलिया और गोला, ठीक है, इस तरीके से, इसलिए मैंने गोला लिख दिया है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, हीमोफीलिया क्या है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है और किस तरीके से वंशानुगति इनकी हो रही है। अब एक एक करके इनसे संबंधित परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला रोग जो है हमारा वो है कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। वर्णांधता व्यक्ति लाल हरे रंग में बोध नहीं कर पाते, यानी कि वो लाल और हरे रंग के बीच अंतर नहीं कर पाते। इस रोग को लाल हरा अंधापन, लाल हरा अंधापन यानी कि रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, जब आपको पता है कि इसके बीच में वो अंतर ही नहीं कर पा रहा तो इसको रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस कहा जा सकता है, ठीक है। इसे डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। तो डेल्टोनिज्म एक अलग शब्द है, इसलिए इसको थोड़ा याद रखना। क्या कह रहे हैं इसको, डेल्टोनिज्म। यह रोग सभी मानव प्रजातियों में पाया जाता है, यानी कि मानव की जो लगभग 6 प्रजाति हैं, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, द्रविडियन है, काकेसस है, नीग्रो है, ठीक है। ये कुछ मानव की प्रजातियां हैं। तो मानव की 6 प्रजातियां हैं लगभग, तो सभी प्रकार की जो प्रजातियां उन सब में पाया जाता है। जैसे गोरी जाति यानी कि गोरी जो प्रजाति है उसके अंदर अगर हम कलर ब्लाइंडनेस रोग को देखते हैं तो लगभग 8% गोरी प्रजाति के जो लोग हैं, जैसे कि आप देखते हैं ना अंग्रेज मतलब गोरी चमड़ी वाले, गोरी प्रजाति वाले, तो उनके अंदर ये 8%, और काली प्रजाति वाले जो लोग हैं उनके अंदर 4% ये रोग पाया जाता है। तो ये स्टडी के अकॉर्डिंग बताई गई एक रिपोर्ट के अनुसार वो फैक्ट है। अगर आप इसको याद रख पाएं तो याद रखें, नहीं रख पाएं तो ऐसा विशेष इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन परीक्षा में एक आध बार पूछ लिया गया है इसलिए फैक्ट डाल दिया है। तो गोरी प्रजाति के अंतर्गत 8%, काली प्रजाति के अंतर्गत 4% ये रोग पाया जाता है, और इस रोग को डेल्टोनिज्म भी कहते हैं और रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्यों कि वो हरे और लाल रंग के बीच अंतर नहीं कर पा रहा है, ठीक। बाकी ये मानव की सभी प्रजातियों में थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसे मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं, ठीक है। क्यों पुरुष प्रभावित हो रहे हैं ये चीज हम समझ चुके हैं, क्योंकि स्त्रियां केवल वाहक होती हैं, और कब होंगी रोगी, जब उसके दोनों गुणसूत्र प्रभावित होंगे। स्त्रियों में यह रोग तभी होगा जब इसके दोनों गुणसूत्र X और X प्रभावित होंगे, तभी स्त्रियां इस रोग से पीड़ित होंगी या ग्रसित होंगी। नहीं तो स्त्रियां इस रोग में ज्यादातर क्या होती हैं,
वाहक ही होती हैं और पुरुष इस रोग से प्रभावित होते हैं, क्योंकि एक ही गुणसूत्र X वाला पाया जाता है लिंग गुणसूत्र के अंदर, और वहीं पे अगर ये अपना प्रभाव रखता है तो वो रोगी कहलाता है। ठीक है, उसके अंदर वाहक वाली स्थिति नहीं बनती। इसके विपरीत पुरुष में केवल X गुणसूत्र पर वर्णांधता होंगे, और यही फैक्ट एज इट इज आपका तीनों के तीनों हीमोफीलिया में भी एज इट इज मान्य होंगे कि पुरुष में हीमोफीलिया रोग आमतौर पर देखा जाता है क्योंकि उसमें एक गुणसूत्र है X और वो प्रभावित होने पर रोगी होता है। महिला इस रोग में आमतौर पर क्या होती हैं, वाहक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें दो गुणसूत्र होते हैं XX, और दोनों प्रभावित होंगे तो ही रोगी होगी। अगर एक प्रभावी होगा तो फिर वो वाहक होगी, रोगी नहीं होगी। ठीक है, यह मुख्यतः लिंग संलग्न होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते रहते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वंशानुगति मेंडल द्वारा बताए गए नियमों पर आधारित है, जो हम देख चुके हैं, थोड़ी देर पहले समझ चुके हैं। अब है हीमोफीलिया। तो देखो कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई है तो चोट लगने वाले स्थान से क्या है, ब्लड निकल रहा है। अब ये जो ब्लड निकल रहा है, ठीक है, अब ये जो ब्लड निकल रहा है वो कैसे लगातार सतत रूप से बह रहा है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होता तो उसका ब्लड क्लॉट हो जाता 1 से 2 मिनट के अंदर, लेकिन ये हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है तो 20 से 30 मिनट तक ये ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, तो बेचारा ब्लड बहने से ही मर जा रहा है। ठीक है, ये रोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? विक्टोरिया महारानी को हुआ था, इसलिए इसको रॉयल डिसीज भी कहते हैं। एक तो डिसीज है, ऊपर से उसमें रॉयल शब्द जोड़ दिया है ना, क्योंकि उनको हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ भी पूछे जाते हैं। यह भी एक लिंग संलग्न रोग है, यानी कि लिंग गुणसूत्र के अंदर होने वाला रोग है। साधारणतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर 2 से, ये नॉर्मली क्या है, 1 से 2 मिनट में रक्त का थक्का जम रहा है, लेकिन अगर किसी को देर भी लग रही है तो 2 से 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा, जिससे रक्त बहना रुक जाता है। किंतु हीमोफीलिया से ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनका चोट लगने पर काफी समय तक रक्त बहता रहता है लगातार, और वो बहना नहीं बंद होता, इसलिए व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाता, अतः शीघ्र उपचार न होने के बाद व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा इसको देख लेना है। ठीक है, तो जो भी फैक्ट यहाँ लिखे हैं स्क्रीनशॉट लेते जाओ और उसको नोट करते जाओ, जिससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे। इसीलिए मैं पीपीटी पर मैटर लेके आता हूँ, जिससे आप नोट्स बना पाएं। बाकी का आप एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करा सकते हैं, बट उससे आपका खर्चा भी बढ़ेगा और उससे याद होने में थोड़ी तकलीफ भी आएगी, क्योंकि वो थोड़ा बोरियत लगता है। बाकी अगर आप नोट करते जाएंगे तो एक बार नोट करते समय भी क्या हो रहा है, आपका रिवाइज हो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा आपको लंबे समय तक याद रखने के लिए। ठीक है, यह रोग प्राय पुरुषों में ही पाया जाता है। इसकी वंशानुगति वैसे ही होती है जैसे वर्णांधता की, तो अपन ने वो वाले फैक्ट रिपीट ना करते हुए सीधा लिख दिया है। पुरुषों को इसका जीन माता से प्राप्त होता है, यानी कि पुरुष को ये जो रोग है वो प्राप्त कहाँ से हो रहा है, उसकी माता से प्राप्त हो रहा है, जो प्राय इस रोग का वाहक होती है, यानी कि वो महिला इस रोग का वाहक होगी। और अगर उसके दोनों गुणसूत्र प्रभावी हैं, इफेक्टेड हैं, तब उसको ये रोग होगा, तभी वो रोगी होगी। नहीं तो अगर एक पाया जाएगा तो फिर वो वाहक होगी, है ना। इधर ये रोगी हो गई और इधर वो क्या हो गई, वाहक हो गई। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी। ठीक है, ये पीला रंग दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैक से लिखना चाहिए था, बट ठीक है, समझ लेना। ये क्या लिखी है, लो लिख देते हैं यहाँ पे, ये X और X, ये हो गई रोगी, ठीक है, और ये X एक, ये हो गई वाहक। ऐसी स्थिति में ये वाहक, और ऐसी स्थिति में महिला रोगी नहीं होती, लेकिन आगे की ओर ट्रांसफर कर देती है वाहक वाली स्थिति में। ठीक है, आगे अपन देखें, इसके रोगी प्रायः बचपन में ही या संतान उत्पन्न करने से पहले ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि वो उनकी लाइफ साइकिल ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक है, अगला है अपना सिकल सेल एनीमिया। ये भी आपका कैसा रोग है, जो हम जेनेटिकल कैटेगरी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, एक प्रकार का मेंडेलियन डिसऑर्डर। इस रोग में प्रभावित रोगी के रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने लगती। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपकी ब्लड सेल। ये क्या है, आपकी एक ब्लड सेल है, जो कि आरबीसी इस प्रकार से पाई जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो उसकी आरबीसी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, हाशिया के आकार की, है ना।
तो इस प्रकार से अगर किसी की आरबीसी हो जाती है तो उस रोग को हम कह देते हैं कौन सा, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो इस रोग से प्रभावित रोगी के रक्त में ऑक्सीजन की कमी, सिंपल सी बात है कि इस आरबीसी के अंदर पाया जा रहा है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है, और ऐसी स्थिति में नॉर्मल परिवहन होगा। जब आपका हीमोग्लोबिन ही कम पाया जाएगा, यानी कि आपकी हाशिए के आकार की क्या हो गई है, आरबीसी हो गई है, तो आरबीसी की जो स्थिति है वो बिगड़ गई है। तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी कैसा होगा, कम मात्रा में होगा। हीमोग्लोबिन कम मात्रा में होगा तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन भी कम ही परिवहन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन का अभाव। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी होने पर रोगी के अधिकांश लाल रुधिराणु हीमोग्लोबिन की विशेष आणविक संरचना के कारण सिकुड़कर हैसिए के आकार की हो जाती है, जो निरर्थक हो जाती है, यानी कि उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल पाता। ठीक है, इससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। यह रोग भी अप्रबल जीन के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि जो लिंग गुणसूत्र है XY और XX, ये फीमेल का है, ये मेल का है, तो इनके अंदर इस रोग को उत्पन्न होने के लिए उस एक विशेष प्रकार के जीन के अप्रभावी होने से ही रोग उत्पन्न होगा। जैसा आपने मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर अभी हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस देखा, वैसा ही ये है। ठीक है, अब है थैलेसीमिया रोग। तो थैलेसीमिया रोग भी इसी प्रकार का है। यह रोग में माता और पिता दोनों, ठीक है, या दोनों के जीन्स में गड़बड़ी होने के कारण ये रोग उत्पन्न होगा। थैलेसीमिया रोग क्यों उत्पन्न हो रहा है, मेल फीमेल, ये नॉर्मल आरबीसी है आपकी दिखाई दे रही हुई प्रॉपर गोल गोल, और ये थैलेसीमिया की जिसमें देखो प्रॉपर ये गोल नहीं है, ये चौकुटी है, गोल नहीं है, ये क्या अंडे के आकार की है, ये प्रॉपर गोल है, लेकिन सारी की सारी प्रॉपर गोल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपकी आरबीसी का अभी हैसिए के आकार का, यानी कि जो हैसिया ऐसा टेढ़ा टेढ़ा दिख रही है, तो वो रोग जो हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, है ना। अगर वो हैसिए के आकार का हो रहा है तो सिकल सेल एनीमिया हो रहा है इस प्रकार से, लेकिन सब डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे अलग अलग आकार में दिखाई दे रहे हैं, तो होगा थैलेसीमिया। दोनों में अंतर है। रक्त में हीमोग्लोबिन की तरह, हीमोग्लोबिन दो तरह के प्रोटीन से बनता है, अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन, है ना। यहाँ पे ये फैक्ट थोड़ा अलग से आप नोट कर लेना कि हीमोग्लोबिन जो है आपके शरीर में वो दो विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनता है। एक है अल्फा प्रोटीन और दूसरा है बीटा ग्लोब्यूलिन, यानी कि अल्फा ग्लोब्यूलिन और बीटा ग्लोब्यूलिन है, और इन दोनों में से किसी प्रोटीन के निर्माण वाले जीन्स में गड़बड़ी उत्पन्न होने से थैलेसीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, जैसे ये आपको आप दिखाई दे रहा है नॉर्मल वाला, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो है अल्फा बीटा दोनों से प्रॉपर बनी है, अल्फा और बीटा, ये भी आपकी अल्फा बीटा से बनी है। लेकिन अब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो बिगड़ी हुई संरचना है ये वाली, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा में से किसी एक के अंदर डिस्टर्ब उत्पन्न होने से ये इस प्रकार की संरचना में दिखाई देगी। ठीक है, दोनों प्रकार की प्रोटीन ना होने से क्या हो जाएगा, इसकी आरबीसी की संरचना परिवर्तित हो जाएगी, तब जाके थैलेसीमिया नामक रोग होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है फिनाइल कीटोनूरिया, है ना, PKU या PKU के नाम से भी ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। PKU रोग कौन सा है, तो फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, इस रोग में फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी होती है, अतः रक्त में फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं द्वारा फिनाइल पाइरुविक अम्ल में बदलकर फिनाइल एलेनिन यूरिन से निकलने लगता है। ऊतकों में विशेषतः तंत्रिका ऊतक जो होते हैं उनमें फिनाइल एलेनिन के जमाव से बच्चों में अल्प बुद्धिमत्ता का विकास होता है, यानी कि उनकी बुद्धि कम विकसित होती है। ठीक है, थोड़ा पूरा उसको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लिख लेना है, लिखने के बाद एक एक करके उनको पढ़ते जाना। बस इसमें याद करने लायक जो दो तीन चीज़ें हैं वो ये है, फिनाइल कीटोनूरिया जो रोग है वो आपका एक जेनेटिकल रोग है, यानी कि आनुवंशिक रोग है। पहले तो ये प्रश्न याद रखना। फिर इससे जो दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है वो ये कि इसको शॉर्ट में PKU भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा ये याद रखना है कि इससे क्या है, आपका तंत्रिका तंत्र, यानी कि मुख्य रूप से तंत्रिका ऊतक प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, चौथा
इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहा है वो क्या याद रखना है आपको, बच्चों के अंदर इससे अल्प बुद्धि यानी कि बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ नॉर्मल फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे, वो 4-5 मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद नए लेक्चर के साथ एक बार फिर से उपस्थित होंगे। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो नो डाउट आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। यदि मुझे ठीक लग रहा है तो इस लेक्चर को लाइक करके आगे बढ़ा दें, जिससे औरों का भी फायदा हो। और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टिक कर दें, जिससे अगला वीडियो जो डले वो आप तक पहुंच जाए। ठीक, जय हिंद।